तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को वन शॉट के अंदर, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने कवर करे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और वीडियो में एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पेपर में 100% पास हो। हमारी जो वीडियो देखते हैं बच्चे, वो हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग होते हैं, क्योंकि ये हमारी वीडियो को पेपर से आधे घंटे पहले देख रहे होते हैं, कोई 15 मिनट पहले देख रहा होता है और कोई रास्ते में जाते हुए देख रहा होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आपको बेसिकली बताना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पर्पस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टू रिपोर्ट ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करते हैं। ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम रिपोर्ट करते हैं सारी ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है हमारी, उसको। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें यूज़र, यूज्ड बाय मैनेजर इनसाइड द कंपनी। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारे मैनेजर के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है कंपनी के अंदर। ठीक है, और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आउटसाइडर, मतलब जो कि बिजनेस में के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टर, बैंक्स, उनके द्वारा इस्तेमाल करी जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, थर्ड इसमें हमारा पॉइंट है फोकस। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली किस पे फोकस करती है? कॉस्ट पे, एफिशिएंसी एंड बजटिंग। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फोकस करती है। जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो फोकस करती है हमारे प्रॉफिट, लॉस, असेट और लाइबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों के ऊपर। डिटेल्स की बात करें तो वेरी डिटेल्ड जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है। ठीक है, और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट होती है, अकाउंटिंग होती है, वो बेसिकली समरी की फॉर्म में लिखी जाती है। रूल्स के बारे में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। टाइम पीरियड की बात करें तो कैन बी डेली, वीकली और मंथली। तो जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डेली भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो ये मेनली साल में एक बार या फिर साल में 4 बार करी जाती है। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार। ठीक है, तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इससे हमें कॉस्ट पता चलती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ओवरऑल पूरे बिजनेस की। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब आपको इसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसको? कॉस्ट को। उस कॉस्ट को जो कि हमारे प्रोडक्ट बनाने के अंदर आती है या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के अंदर आती है। मतलब कॉस्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना। ठीक है, जो कि बिजनेस के अंदर आ रही है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, it help business know how much it actually cost to produce something and where they can be save money। तो ये बेसिकली बिजनेस की हेल्प करती है ये पता लगाने में कि एक्चुअली में जो हमारा बिजनेस है उसने कहाँ पर खर्चा करा है। ठीक है, और कौन सी वो जगह है जहाँ पर उन्होंने पैसा सेव करा है। जैसे हम एग्जाम्पल को देखें, इफ़ अ कंपनी मेक्स चेयर, कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रैक द कॉस्ट ऑफ वुड, लेबर, टूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू मेक ईच चेयर। जैसे हमारा जो बिजनेस है उसने चेयर्स बनाई, तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके थ्रू हम क्या
चीज़ नोट करेंगे, किस चीज़ की कॉस्ट नोट करेंगे, हम उसमें कॉस्ट नोट करेंगे कि चेयर बनाने के अंदर लकड़ कितने रुपए की आई, लेबर कितने रुपए की लगी, टूल्स कितने रुपए के आए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितने रुपीज़ की लगी। तो इन सारी चीज़ों को हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, इट हेल्प इन डिसाइडिंग द सेलिंग, प्राइसिंग, बजटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। तो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिकली हेल्प करता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, उसे डिसाइड करने में हेल्प करता है, हमारा बजट क्या होगा, ठीक है, और जो भी बिजनेस के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं हम, कोस्ट सेंटर, कि कोस्ट सेंटर किसे कहते हैं। अ कोस्ट सेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर कोस्ट आर रिकॉर्ड। तो जो कोस्ट सेंटर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, बिजनेस का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर जो हमारी सारी कोस्ट है वो रिकॉर्ड करी जाती है, बट नॉट डायरेक्टली लिंक टू प्रॉफिट। जो हमारा कोस्ट होती है इसमें वो प्रॉफिट से डायरेक्टली लिंक नहीं होती, ठीक है। इट कैन बी अ डिपार्टमेंट, मशीन और अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सम कोस्ट। क्योंकि ये ना एक तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उस कोस्ट के लिए। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थिंक ऑफ इट एज वेयर द मनी इज़ बीइंग स्पेंड। तो इसके अंदर हम बेसिकली क्या सोचते हैं कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ पर लगा है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री इज़ अ कोस्ट सेंटर। इट डज नॉट अर्न प्रॉफिट बट स्पेंड मनी टू कीप मशीन रनिंग। तो जो हमारा एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो कि फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है, वो एक कोस्ट सेंटर है, वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा लेकिन वो स्पेंड करेगा मनी ताकि जो हमारी मशीन है ना वो प्रॉपरली चलती रहे, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें एग्जांपल, अ कैंटीन एचआर डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल टीम इज़ ऑल्सो अ कोस्ट सेंटर। जैसे जो कैंटीन है उसका जो कैंटीन है हमारी, या फिर एचआर डिपार्टमेंट है, या फिर क्वालिटी कंट्रोल टीम है जो कि बिजनेस के अंदर हेल्प करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोस्ट अकाउंटिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, कमेंट एन्यूमरेट द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसीडर्ड वाइल इंस्टॉलिंग अ कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको बताना है कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है, और उसे इम्पोर्टेंट टूल क्यों कहा जाता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके आंसर को देख लेते हैं। कोस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो कोस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है, किस चीज़ के अंदर, प्लानिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर। इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कोस्ट रिलेटेड टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, अलाउइंग मैनेजर टू अंडरस्टैंड वेयर मनी इज बीइंग स्पेंड एंड हाउ टू रिड्यूस वेस्टेज। तो कोस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे बिजनेस का पैसा है वो कहाँ कहाँ पर लगा है और किस किस तरीके से लगा है, जो कि बिजनेस की हेल्प करता है उसकी कोस्ट को पता करने में। दूसरा, ये मैनेजर की भी हेल्प करता है कि जो उसके आलतू फालतू के खर्चे हैं ना, उनकी जो वेस्टेज हो रही है काफ़ी ज़्यादा पैसों की, उन्हें कंट्रोल कर सके, ठीक है। दिस हेल्प्स इन सेटिंग प्राइजेज, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इंक्रीज प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है बिजनेस की, हमारे मैनेजर्स की, ताकि वो अपने जो डिसीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ले सके, जिससे कि जो हमारे प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि जो भी दिक्कत आएगी वो हम इससे अच्छे से एनालाइज कर लेंगे कि हमारा आलतू फालतू का खर्चा कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली प्राइस सेट कर लेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अगर अच्छे से होंगी तो जो बिज़नेस है वो ओवरऑल हमारा ग्रो ही करेगा। अब बात करते हैं कि जो हमारी कोस्ट अकाउंटिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कोस्ट कंट्रोल। तो कोस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो सिंपल पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो फिर जो हमारी कोस्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजर की डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, बिजनेस की डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, और वो इसके अकॉर्डिंग एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बना सकते हैं। बजटिंग, तो कोस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस के बजट को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है।
फोर्थ हमारा पॉइंट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस ने जो प्लान करा था, ठीक है, जो गोल उसने प्लान करा था वो अचीव हो भी पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा पॉइंट है प्राइसिंग, हेल्प इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस बेस्ड ऑन द कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो प्राइस होते हैं उन्हें सेट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। लिखा हुआ है कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्ट लिंक्ड टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज से डायरेक्टली लिंक्ड होती है उन्हें हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज से, ठीक है, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ वर्कर्स मेकिंग द प्रोडक्ट। जितना भी सारा सामान लग रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने में, ठीक है, जितनी भी सारी लेबर्स लग रही है, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। मतलब जो जिनके बिना ना जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो बन ही नहीं सकती, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होती है एक तरीके से। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है जो कि इनडायरेक्ट वे में हमारी प्रोडक्शन में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी ऑफ मैनेजर। अब जैसे सोचो आपने ना एक कमरा ना किराएदार को दिया अपना, ठीक है, रेंट पे, तो उसमें जो तुम्हारी डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना वो तुम्हारा रूम है, एक तरीके से रूम के अंदर जो भी रॉ मटेरियल लगा है, ठीक है, क्योंकि अगर रूम ही नहीं होगा तो तुम रेंट पे कैसे दोगे उसे, ठीक है। उसके बाद रूम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी फैसिलिटी तुम प्रोवाइड कर रहे हो वो तुम्हारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। समझ में आ गया होगा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बीच का डिफरेंस इजीली। आगे हमारा तीसरा पॉइंट ट्रेसिबिलिटी, ईजी टू ट्रेस अ स्पेसिफिक जॉब, प्रोडक्ट और सर्विस। तो डायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट होती है जो हमारी, उसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है तो इसे ट्रेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है कंट्रोल, ईजियर टू कंट्रोल एंड मोनिटर। तो जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे हम ईजी से कंट्रोल कर सकते हैं और मोनिटर कर सकते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है जिसके चलते हम उसे अच्छे से कंट्रोल और मोनिटर नहीं कर सकते। लास्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टाइप ऑफ कॉस्ट, यूजुअली वेरिएबल चेंज विद प्रोडक्शन। तो जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब प्रोडक्शन के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। यह हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें बेसिकली बताना है कि कॉस्ट यूनिट क्या होती है और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट यूनिट के बारे में। अ कॉस्ट यूनिट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट आर मेजर। तो जो कॉस्ट ऑफ यूनिट होती है वो एक ऐसी यूनिट होती है प्रोडक्ट और सर्विसेज की जिसके लिए जो कॉस्ट है वो मेज़र करी जाती है, ठीक है। अब आपको जो ये सारी चीज़ें हैं ना कॉस्ट यूनिट के बारे में, ये एग्जांपल के थ्रू और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। इसमें बेसिकली हम किसके बारे में सोचते हैं? व्हाट द कॉस्ट इज़ फॉर, जो हमारी कॉस्ट है वो किस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द कॉस्ट यूनिट इज़ वन कार। अब जो तुम्हारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर जो तुम्हारी कॉस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी? तुम्हारी कार। इन अ होटल द कॉस्ट यूनिट माइट बी वन रूम नाइट, ठीक है। तो होटल के अंदर जो तुम्हारी कॉस्ट यूनिट है वो क्या है? तुम्हारा रूम, जो कि तुम एक रात के लिए बेसिकली किसी भी लोगों को देते हो। इन अ पावर प्लांट द कॉस्ट यूनिट कुड बी 1 किलोवाट हार। तो पावर प्लांट के अंदर जो तुम्हारी कॉस्ट यूनिट है वो क्या होगी? 1 किलोवाट हार होगी, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट किसे कहते हैं बेसिकली आपको बताना है। तो लिखा हुआ है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आर द एक्चुअल एक्सपेंस दैट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। तो जो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होती है वो बेसिकली ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं
ठीक है, जो कि इन्वॉल्व करते हैं कैश पेमेंट, जिसके अंदर हमें कैश की पेमेंट करनी पड़ती है, ऐसे खर्चे जिसमें हमें पैसा पे करना पड़े कैश में। दीज आर दी कोस्ट दैट अ कंपनी हैज़ टू पे डायरेक्टली। ये वो कोस्ट होती है जो कि कंपनी को डायरेक्टली पे करनी पड़ती है, ठीक है, नोट जस्ट ऑन अ पेपर। थिंक ऑफ इट एज, बेसिकली हम इसमें किसके बारे में सोचते हैं, मनी दैट एक्चुअली गोज आउट ऑफ योर पॉकेट, वो पैसा जो एक्चुअल में बिजनेस की जेब से जाता है, ठीक है, बिजनेस की जेब से जो पैसा जाता है वो होता है हमारा, या फिर किसी भी व्यक्ति के जेब से जो भी पैसा जा रहा है खर्चे के लिए, वो होगा हमारा आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, वेजेस पेड टू वर्कर, वेजेस पे करे हैं वर्कर को तो वो हमारे आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट होगी। पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, जो भी सामान बनाने के लिए सामग्रियाँ खरीदी जिसे रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी पेमेंट करी है वो भी हमारी क्या होगी, आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट। रेंट पेड इन कैश, हमने कमरे का किराया दिया, ठीक है, तो वो भी हमारी एक तरीके से क्या होगी, आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट। तो रेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, बेसिकली ये नहीं कि कमरे का ही हो, फैक्ट्री का हो सकता है, या फिर तुमने कोई मशीन रेंट पे लिया उसका हो सकता है। बट थिंग्स लाइक डेप्रिसिएशन आर नॉट आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट बिकॉज नो एक्चुअली मनी इज स्पेंट एट दैट टाइम। लेकिन जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। अगला हमारा क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ना मुझे आप लोगों की 100% अटेंशन चाहिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग इस क्वेश्चन के बजाय कहीं और पर लगा होगा ना तो आपको ये अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि भैया समझ नहीं आया, ठीक है। तो यार 100% फोकस इस पर लगाओ, फिर क्वेश्चन समझ आ जाए तब कहीं और पे लगा लेना। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ KM Ltd फॉर द ईयर 2023। तो आपको ये KM Ltd कंपनी का डाटा दे रखा है, ठीक है। तो डाटा में क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपको दे रखी है कंपनी की सेल, आपको दे रखा है मटेरियल 1 जनवरी 2023, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है मटेरियल 31 दिसंबर 2023, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर निकालना क्या है उसे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023 शोइंग प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट अर्न। तो आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट और ये सारी चीज़ें निकालनी है। अब आप बोलोगे कि हमें तो कॉस्ट शीट आती नहीं है बनानी भैया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। हमारी 2 लाइन होंगी जिसमें हम अमाउंट लिखेंगे और इधर के साइड हम उन अमाउंट की हेडिंग्स को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करेंगे हम डायरेक्ट लेबर, फिर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इन 3 चीज़ों को ऐड करेंगे और इनका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है उसे हम बोलते हैं प्राइम कोस्ट, ठीक है। और प्राइम कोस्ट का अमाउंट हम इस बाहर वाली टेबल में लिखेंगे। जो भी ये अंदर चीज़ें लिखी हुई है ना, बेसिकली इन सब का अमाउंट ये अंदर वाली टेबल में आएगा, और जो ये डार्क से लिखे हुए वर्ड जैसे प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनका जो अमाउंट है ये बाहर वाली टेबल में आएगा। अब प्राइम कोस्ट के अंदर अगर आप ऐड करते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा फैक्ट्री कोस्ट। अब फैक्ट्री कोस्ट के अंदर अगर आप ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अगर आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के अंदर अगर आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, जो कि आपने 11th और 12th क्लास में भी इसका नाम सुना होगा। अब COGS के अंदर अगर आप ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपकी निकल के आ जाती है टोटल कॉस्ट, ठीक है।
और टोटल कॉस्ट के अंदर अगर आपने ऐड करा प्रॉफिट तो आपकी क्या निकल के आएगी, सेल। अब जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी होती है, ठीक है। खाली आपको ये पैटर्न यहाँ से देखना है, फॉर्मेट यहाँ से देखना है, और इसके चीज़ें जो इसकी जो सारी चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग उन अमाउंटों को ऐड और माइनस कर देना है, बस, और कुछ नहीं करना। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे बोला था प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, तो हम प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले लेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 40,000। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, भाई डायरेक्ट अमाउंट क्वेश्चन में दे रखे हैं, बस आपको पुट करने हैं 40,000, ठीक है। अब रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करेंगे परचेजेस, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन है, 1,52,000। 1,52,000 ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको गिवन है 1,52,000, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस कर देना है रॉ मटेरियल, ठीक है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं, जो कि आपका कितना है 32,000। वो भी मैं आपको क्वेश्चन के अंदर दिखा देता हूँ, ये लिखा 32,000। अब आप इस क्वेश्चन का ना स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि मैं बारंबार आपको अमाउंट नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर से ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप रॉ मटेरियल मतलब ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड करते हो, रॉ मटेरियल को माइनस कर देते हो, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, तो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा, जो कि कितना है 1,60,000, ठीक है। उसके अंदर आपको ऐड करना है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, जो हमारा कितना है 1,45,000, ये भी आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। उसके बाद आपको ऐड करना है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, जो कि हमारे कितने हैं 10,000, ठीक है। तो इन्हें ऐड करोगे तो आपकी निकल के आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, जो कि कितनी निकल के आई है 3,15,000, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को करके आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आ गई, और जो सबका अमाउंट है वो क्वेश्चन में एज इट इज़ दे रखा है। दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब जो आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आई है ना, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि 1 लाख दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, फैक्ट्री ऑफिस एक्सपेंस जो कि 15,000 दे रखे हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 55,000 दे रखे हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 72,000 दे रखे हैं, और सेल ऑफ स्क्रैप। ऊपर के 3 अमाउंटों को तो आपको ऐड कर देना है, ठीक है, और नीचे के 2 अमाउंटों को आपको माइनस कर देना है। इतनी चीज़ करने के बाद आप पर क्या निकल के आ जाएगी, आपकी निकल के आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि कितनी है 4,11,000, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आई है ना, उसके अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और हमारी जो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, यही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इसमें कुछ दे ही नहीं रखे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। फिफ्थ नंबर पे हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट अर्न, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है और प्रॉफिट अर्न निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी निकल के आई है 3,24,000, ठीक है। उसके बाद आपको उसके अंदर ऐड कर देना है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 50,000। उसके बाद आपको ऐड कर देने हैं जर्नल ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि आपको कितने दे रखे हैं 25,000, ठीक है। उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगी, जो कि है 3,99,000, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 3,99,000 आपकी क्या निकल के आ गई, सेल। उसके बाद सेल की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, नेट प्रॉफिट, जो कि हमारा कितना निकल के आएगा 1,01,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ख़त्म हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया ना, तो वीडियो को दोबारा बैक करके प्रॉपरली आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन। तो आपको बताना है कि नॉर्मल वेस्टेज किसे कहते हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज किसे कहते हैं और एबनॉर्मल गेन किसे कहते हैं। हाउ विल यू डील दैम इन कॉस्ट अकाउंट, और आप इन्हें कॉस्ट अकाउंट के अंदर कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल वेस्टेज,
तो लिखा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज इज द एक्सपेक्टेड और अनअवॉइडेबल लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। मतलब जो हमें पता था कि प्रोडक्शन के दौरान ये जो लॉस है वो होगा, वो हमारा नॉर्मल वेस्टेज के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, व्हेन मेकिंग जूस सम फ्रूट्स पल्प इज ऑलवेज वेस्टेड, दैट्स नॉर्मल। जैसे हम जब भी जूस बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ना जो हमारे फल होते हैं उनका जो पल्प होता है थोड़ा सा वेस्ट वो निकलता ही है, ठीक है, तो हमें पता है कि वो वेस्टेज होनी है, ठीक है। तो अब इसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे ट्रीट करेंगे? द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। तो जो हमारी नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट होती है वो इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट के अंदर, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ वेस्टेज इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग गुड यूनिट। मतलब जो ये वेस्टेज की अमाउंट होता है ना, ये भी उस जो प्रोडक्ट होता है उसकी कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने में ही तो ये वेस्टेज हो रही है। अगर मैं जूस बनाता ही नहीं तो जो मेरे फल है उनका जो पल्प है वो तो ख़राब जाता ही नहीं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है एबनॉर्मल वेस्टेज। व्हाट इज़ इट? एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ द एक्स्ट्रा और अनएक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, केयरलेसनेस और फॉल्टी मटेरियल। तो एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन हो गई, ठीक है। जैसे मैं जूस बना रहा था, मैं जूस के लिए कोई भी फ्रूट को काट रहा था, वो मेरे हाथ से छूट के ना ज़मीन के ऊपर गिर गया और पूरा गंदा हो गया, ठीक है, तो वो मेरी एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। तो इसे ट्रीट कैसे करते हैं कोस्टिंग के अंदर, उसे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट। तो भाई ये जो एबनॉर्मल कॉस्ट हुई है ये हमारी वजह से तो हुई है, ठीक है, तो इसे हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ सेपरेटली रिकॉर्डेड एज अ लॉस इन द कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसे सेपरेटली रिकॉर्ड करा जाता है किसके अंदर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन में हमें एबनॉर्मल गेन के बारे में ही बताना है और ये भी बताना है कि इसे भी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन में लिखा हुआ है व्हेन द एक्चुअल लॉस इज लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। मतलब आपने सोचा था कि इस बार ना बिजनेस को ना 10,000 रुपीज़ का लॉस होगा, लेकिन बिजनेस को इस बार खाली 5,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो जो 5,000 है ना वो आपके एबनॉर्मल गेन के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो। हाउ टू ट्रीट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखते हैं कि जो एबनॉर्मल गेन है उसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे ट्रीट करते हैं। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब जो आपके एबनॉर्मल गेन होते हैं ना उसकी जो वैल्यू है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, और एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू होती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस साइड जो लॉस अकाउंट होता है उसकी डेबिट साइड लिखते हैं। ये एक तरीके से ना अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी लेकिन हो गई। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ठीक है। स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग। तो आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग किसे कहते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है। तो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मीन्स कंबाइनिंग डिफरेंट अकाउंटिंग सिस्टम लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनटू वन सिंगल सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सारे सिस्टम को एक साथ कंबाइन करना, ठीक है। इंस्टीड ऑफ कीपिंग सेपरेट रिकॉर्ड फॉर ईच, ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्ड एंड मैनेज्ड टुगेदर इन वन प्लेस। मतलब हमें इन्हें ना अलग अलग नहीं रखना, हमें इन्हें ना एक साथ लेके चलना है, उसे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कहते हैं। एडवांटेजेस की बात करें, अगर हम सारे सिस्टम को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो इससे हमारी टाइम की सेविंग होगी, एक्यूरेसी आएगी, मतलब चीज़ों की जो गलती होने की संभावना होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। बेटर कंट्रोल हो जाएगा, मतलब हम चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। क्विक रिपोर्ट, अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम जो रिपोर्ट है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा क्विक मतलब जल्दी दे पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव,
पहले हम सारी चीज़ों के रिकॉर्ड अलग अलग मेंटेन कर रहे थे तो ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को एक साथ रिकॉर्ड करेंगे तो जो हमारी कॉस्ट है वो भी कम आएगी। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस के बारे में। लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेटअप। अब सारी चीज़ें हमने एक साथ तो इकट्ठी कर ली, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसे एनालाइज करना। ठीक है, पहले तो हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे थे, लेकिन अब एक साथ सारी चीज़ें कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। सिस्टम डिपेंडेंसी, इफ़ द सिस्टम फेल्स ऑल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर इफेक्टेड। सिंपल सी बात है भाई, अब एक ही सिस्टम पर सारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। अगर उसने कुछ गलती करी ना तो सारे सिस्टम में गलती आ जाएगी, मतलब फाइनल अकाउंटिंग में भी, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, सब में। ट्रेनिंग नीडेड, जो बंदा या फिर जो भी बिजनेस इस सिस्टम को अडोप्ट करता है ना तो उसे ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ना हम चेंजेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी अडोप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो एक साथ मिली हुई है। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस अडोप्ट करते हैं, अपनाते हैं, तो गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डाटा ओवरलोड, अब सारी चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड हो रही है तो डाटा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब डाटा का ओवरलोड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट। मतलब आपको बताना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं। डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल फीचर एंड स्टेट वेयर इट कैन बी यूजफुल इम्प्लीमेंटेड। मतलब आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताना है और इसके फीचर्स को बताने हैं और कहाँ कहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करी जाती है। तो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन्स द मनी स्पेंड टू कीप अ बिजनेस और मशीन रनिंग डे बाय डे। ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में जितने भी खर्चे आते हैं ना उन सारे खर्चों को मीट करने के लिए हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट काम आती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस नीडेड टू ऑपरेट लाइक वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर एंड मटेरियल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। लिखा हुआ है असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। सबसे पहला फीचर है हमारा रेगुलर एक्सपेंसेस, तो ये हमारी मदद करती है रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने में। दूसरा हमारा फीचर है नेसेसरी फॉर ऑपरेशन। कोई भी हमें ऑपरेशन मतलब कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हमें बिजनेस से बारंबार पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना उसके अंदर ही वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो जो भी नेसेसरी ऑपरेशन है तो उनके अंदर भी हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो हेल्प करती है। वेरीज विद एक्टिविटी, कैन चेंज डिपेंड ऑन हाउ मच बिजनेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस और वर्क्स। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अगर जो बिज़नेस है हमारा वो कम काम कर रहा है तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अगर बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है तो जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लूड्स मैनी आइटम्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर काफ़ी तरह के आइटम्स इंक्लूड होते हैं, जैसे सैलरी, फ्यूल, मेंटेनेंस, रेंट। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है शॉर्ट टर्म कॉस्ट, यूजली कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड लाइक अ मंथ और ईयर। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मेनली काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे महीने के लिए या फिर साल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कहाँ पर इम्प्लीमेंट करी जाती है, कहाँ पर यूज़फुल होती है। ठीक है, फैक्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि इसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि जो हमारी मशीन है वो कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है और उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज टू कैलकुलेट ऑफ रनिंग व्हीकल्स लाइक फ्यूल्स, रिपेयर एंड ड्राइवर वेजेस। तो इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद होटल एंड रेस्टोरेंट, वो भी अपने डेली एक्सपेंसेस को पता लगाने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट की हेल्प लेते हैं। ऑफिसेज एंड बिजनेस, वो भी अपने डेली ऑपरेशन को रन करने के लिए, जैसे रेंट, ऑफिस सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट की सहायता लेते हैं। एनी सर्विस इंडस्ट्री या फिर कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, उसके अंदर भी जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसकी सहायता ली जाती है, मतलब वो इम्प्लीमेंट होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ सच ओवरहेड इन कोस्ट अकाउंट। तो आपको ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में बताना है और इनके बारे में ट्रीटमेंट भी बताना है कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैसे होता है। लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर द कोस्ट रिलेटेड टू द जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ बिजनेस। These are not directly involved in making product or delivering service, but they are necessary to keep business running। देखो, जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते प्रोडक्ट की या फिर सर्विस को डिलीवर करने में। मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर जो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं ये डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते, लेकिन बिजनेस के अंदर ये होने चाहिए ताकि जो बिजनेस है वो अच्छे से रन कर सके। ठीक है, बिजनेस के मैनेजमेंट के अंदर ये होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, ठीक है, ऑफिस रेंट एंड यूटिलिटीज़, ठीक है, ऑफिस सप्लाई, लीगल एंड अकाउंटिंग फीस। तो जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताए ना, ये सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के हैं। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन और सर्विसेज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए इनकी नीड काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बिना प्रोडक्शन और सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। अब अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इनका वो देखते हैं। लिखा हुआ है इन कोस्ट अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कोस्ट। तो कोस्ट अकाउंट के अंदर इन्हें बेसिकली इनडायरेक्ट कोस्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। जैसे कलेक्टेड सेपरेटली, दीज ओवरहेड आर रिकॉर्ड इन सेपरेट कैटेगरी। तो सिंपल सी बात है, जो ये ओवरहेड्स होते हैं ना, इन्हें एक सेपरेट कैटेगरी में, मतलब सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करा जाता है। नॉट असाइंड टू प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। लिखा हुआ है सिंस दे डू नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन दे आर नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है भाई, जब ये प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर भी इंक्लूड नहीं होते। इंक्लूड इन टोटल कॉस्ट, लेकिन ये ओवरऑल टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना उसके अंदर ये इंक्लूड होंगे। अ पोर्शन और अलोकेटेड, समटाइम अ पोर्शन ऑफ दीज कॉस्ट में बी स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर इफ रेलेवेंट। कभी कभार जो इनकी कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा भी आ जाती है और काफ़ी कम भी आ जाती है, क्योंकि जो इनका काम है कभी कभार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा। अब जो भी नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे जो नोट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट पे हमने आपके लिए रखे हैं, जो है हमारा 29 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट है। ये बेसिकली रखने का रीज़न यही है इसका इतना कम अमाउंट, ताकि आप सभी बच्चों की अच्छे से रिवीजन हो सके। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कोस्ट अकाउंटिंग के पेपर को लेके काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। अगर आप यार इन सारी चीज़ों को अच्छे से करके आओगे ना, अगर आप फॉर्मेट भी बना के आ रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, खाली अमाउंट भी डाल के आ रहे हो और थ्योरी को आप अच्छे से कवर करके आ रहे हो, तो यार आप 100% पास हो। लेकिन उसके लिए आप जिस भी चीज़ से पढ़ रहे हो, जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हो, जैसे अभी आप लोग इस नोट से पढ़ रहे हो, तो यार इनसे रिवीजन भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलता, रिवीजन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यार अगर 29 रुपीज़ में कोई भी पेपर पास हो रहा है, ठीक है, तो वो मेरे लिए तो यार देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर मैं होता तो मैं तो भाई परचेज़ ही करता। तो आप भी मेरे अकॉर्डिंग यार परचेज़ करो नोट्स को, और अपनी रिवीजन ना ताबड़तोड़ तरीके से करो, अपने पेपर में 100% दे के आओ। बाकी इसके बाद जितने भी पेपर होंगे हमारे, वो उनकी भी मैं वन शॉट लेके आऊँगा। लेकिन अभी आपको अपने कोस्ट अकाउंटिंग के पेपर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी सब्जेक्ट से। ठीक है, उनके भी नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे आपको, लेकिन अभी आपको इन पे ध्यान देना है, अच्छे से मेहनत करो इसमें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ इज स्क्रैप डिफरेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, हाउ आर स्क्रैप एंड स्पॉइलेज ट्रीटेड इन कोस्ट अकाउंट। तो जो स्क्रैप है वो स्पॉइलेज से कैसे डिफरेंट है, ठीक है, और स्पॉइलेज और स्क्रैप को कोस्ट अकाउंट के अंदर कैसे ट्रीट करा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो स्क्रैप मेनली क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो कुछ ऐसा सामान होता है जो कि प्रोडक्शन के दौरान बच जाता है। ठीक है, तो उस सामान को हम स्क्रैप कहते हैं। जैसे आपने दुकान से एक चार्ट पेपर परचेज़ करा, ठीक है, आपको ना उस चार्ट पेपर से ना एक सर्कल काटना था, तो आपने सर्कल काट लिया,
ठीक है। सर्कल काटने के बाद उस पेपर के कुछ कॉर्नर्स बचे होंगे तो वो हमारे स्क्रैप कहलाएंगे। और स्पॉइलेज किसे कहते हैं? स्पॉइलेज मेनली वो होता है जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो प्रोडक्शन के दौरान आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन गए जो कि डैमेज्ड है, ठीक है, या फिर उन्हें आप रिपेयर नहीं कर पा रहे, कुछ गलती हो रखी है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को मार्केट के अंदर भी सेल आउट नहीं कर सकते नॉर्मल गुड्स की तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा स्क्रैप किसे कहते हैं और स्पॉइलेज किसे कहते हैं। स्पॉइलेज मेनली बिजनेस के लोगों की गलती की वजह से ही होता है। जैसे आप जब उन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपसे कुछ एरर हो गई, ठीक है, आपने स्टेप्स अच्छे से फॉलो नहीं करे या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया। अब बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर स्क्रैप को कैसे ट्रीट करा जाता है। अगर जो हमारा स्क्रैप बचा है उसकी कोई वैल्यू है तो उसे या तो इनकम की तरह रिकॉर्ड कर लेंगे या तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर से उसकी जो वैल्यू है उसे रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर जो हमारा स्क्रैप है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मेनली से हम क्या कर देंगे? इग्नोर, ठीक है। उसके बाद स्पॉइलेज की बात करते हैं। अगर नॉर्मल स्पॉइलेज है हमारा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, जैसे जो हमारे प्रोडक्शन के दौरान हुआ है, तो कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, तो जो उसकी कॉस्ट है ना वो गुड यूनिट के अंदर इंक्लूड होगी अगर प्रोडक्शन के दौरान हुआ है। अब नॉर्मल स्पॉइलेज है मतलब जो प्रोडक्शन के दौरान नहीं हुआ, तो कॉस्ट इज चार्ज टू सेपरेट अकाउंट और लॉस एंड नॉट एडिड टू प्रोडक्ट कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन के दौरान नहीं हुआ है तो जो उसकी कॉस्ट है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में उसकी जो कॉस्ट है उसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे स्क्रैप का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेटल सेविंग फ्रॉम कटिंग, ठीक है, मेटल बच गई जब हम कटिंग कर रहे थे, वुड की कुछ चिप्स बच गई, ठीक है, फैब्रिक ट्रिमिंग बच गई। स्पॉइलेज के एग्जांपल ले, जैसे बर्न्ड बेकरी आइटम, कुछ बेकरी पे ऐसे सामान हो जाते हैं जो हिसाब से ज़्यादा क्या हो गए, बर्न हो गए, ठीक है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया जिनकी वजह से जो बेकरी के आइटम थे वो बर्न हो गए। टोर्न क्लॉथ, क्रैक ग्लास प्रोडक्ट, अब एक ग्लास की कंपनी थी तो उसने बहुत सारे ग्लासेस बनाए थे जिसमें से जो कुछ ग्लास थे उनमें क्रैक आ गया, तो उन्हें तो मार्केट के अंदर बेच नहीं सकते, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे? स्पॉइलेज के अंदर। अगला हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल ZX। तो जो ये आपको इन्फॉर्मेशन है ये ZX कंपनी की दे रखी है, ठीक है, ZX मटेरियल कंपनी की जो भी है वो दे रखी है आपको, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है उस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है? आपको करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको फाइंड आउट करना है रीऑर्डर लेवल, फिर मिनिमम स्टॉक लेवल, फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल, फिर एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है इसमें? मैक्सिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन, नॉर्मल कंजप्शन, ईयरली कंजप्शन, एनुअल, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ऑर्डर कॉस्ट और प्राइस ऑफ मटेरियल, और सबसे लास्ट में रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को ना मैंने यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट में पहले से लिख लिया है, ठीक है। गिवन डाटा में मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल लिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका फॉर्मूला होता है EOQ इज इक्वल टू √2AD डिवाइड बाय C। ए का मतलब है एनुअल कंजप्शन, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है? 3600, ठीक है, गिवन में मैंने लिख रखा है। उसके बाद ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 400, वो भी हमने लिख ली। उसके बाद है हमारी सी से कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ₹32, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो कैरिंग कॉस्ट थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर वो लिखा हुआ था 50% ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के प्राइस के 50% है, ठीक है। अब जो हमारा मटेरियल का प्राइस था वो 64 था, तो उसका 50% हमने 32 निकाल लिया, तो उससे हमारी क्या निकल के आ गई? कैरिंग कॉस्ट। अब इन सारी वैल्यू को मैंने फॉर्मूला के अंदर डाल दिया, 2 की जगह 2 लिखा, ठीक है, ए की जगह एनुअल कंजप्शन लिखा जो कि हमारा 3600 था। उसके बाद डी लिखा जो कि हमारा कितना है?
400, ठीक है, और डिवाइड करा इसे सी से, सी है हमारा 32, सोल्व आउट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 300 यूनिट्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का हो गया हमारा आंसर। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो मैक्सिमम कंजप्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है रीऑर्डर लेवल। तो मैक्सिमम कंजप्शन हमें क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 600, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा कितना हो जाएगा 1 to 2 मंथ। तो मैक्सिमम पूछा है तो हम 2 मंथ लेंगे, ठीक है। अब रीऑर्डर पीरियड में हमें क्वेश्चन में गिवन था 4 to 8 वीक्स, तो 4 वीक हो गया हमारा मिनिमम और 8 वीक हो गया हमारा मैक्सिमम। 4 वीक होते हैं हमारे अप्रोक्स 1 मंथ, ठीक है। तो 8 वीक्स हमारे कितने हो जाएंगे अप्रोक्स 2 मंथ। तो मैक्सिमम में इसलिए मैंने कितना लिखा 2, ठीक है। तो 600 को अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मेरा आ जाएगा 1200 यूनिट्स। हमें थर्ड पॉइंट में निकालना है मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस में नॉर्मल कंजप्शन इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे रीऑर्डर पीरियड हमारे कितना दे रखा था 4 to 8 वीक। 4 वीक का मतलब होता है 1 मंथ और 8 वीक का मतलब होता है 2 मंथ, ठीक है। इसलिए हमने इसे कन्वर्ट करके लिखा था 1 to 2 मंथ। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 हमारा मिनिमम है मंथ और 2 हमारा मैक्सिमम है, इसे डिवाइड कर देंगे टोटल से जो कि हमारा 2 है, ठीक है। तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 जो कि हमारा आ जाएगा 1.5 मंथ, ठीक है। अब 1.5 मंथ हमारा निकल के आ गया एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब सारी चीज़ें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे जैसे हमें गिवन है। रीऑर्डर लेवल अभी हमने ऊपर निकाला था 1200, ठीक है। तो 1200 लिख दिया हमने, माइनस में 300 इंटू में 1.5। तो नॉर्मल कंजप्शन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना 300 यूनिट्स, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड अभी हमने निकाला है 1.5, ठीक है। यहाँ पर भी निकाल के दिखा रखा है हमने 1.5 अभी हमने निकाला है। तो इसे सोल्व आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 750 यूनिट्स, ठीक है। आगे हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये भी हमें निकालना है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस EOQ, ठीक है, माइनस में मिनिमम कंजप्शन इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है रीऑर्डर लेवल, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था कितना है हमारा रीऑर्डर लेवल 1200 यूनिट्स, तो वो हमने लिख दिया है। उसके बाद आपको क्या लिखना है प्लस में EOQ, तो EOQ भी हमने निकाल लिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हमारा कितना निकला है 300 यूनिट्स। उसके बाद माइनस में मिनिमम कंजप्शन, जो हमारा मिनिमम कंजप्शन है वो कितना था हमारा, वो है हमारा 100 यूनिट्स, ठीक है। तो वो भी हमने लिख लिया। उसके बाद इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड था हमारा 1 और मैक्सिमम था 2, ठीक है। तो वो भी चीज़ लिख ली हमने। अब इसे हम सोल्व आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1400 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस में मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो मिनिमम स्टॉक लेवल में मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। अब जो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल है वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया था हमारा 750, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वो हमारा कितना निकल के आया, वो निकल के आया हमारा 1400। तो इन दोनों को प्लस करा हमने 750 + 1400 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आंसर आ गया 1075, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, EOQ का जो क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर आया 300, रीऑर्डर लेवल का हमारा आंसर आया 1200 और मिनिमम स्टॉक लेवल का हमारा आंसर आया 750, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का हमारा आंसर आया 1400 यूनिट्स और एवरेज स्टॉक लेवल का हमारा आंसर आया 1075 यूनिट, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपको
प्रॉफिट को असरटेन करने के मेथड बताने हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उस केस में बताना है। दूसरा हमारा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तो उस केस में क्या होगा, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन, जब जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीशन के पास ही होता है, मतलब कंप्लीट होने वाला होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहला केस, when a contract is fully completed, actual profit or loss is calculated by comparing the total contract revenue with the total cost incurred। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि एक्चुअल में होता है वो हमारा कैलकुलेट करा जाता है टोटल रिवेन्यू का टोटल कॉस्ट इनकर्ड से कंपेयर करके। ठीक है, जैसे तुम्हें कितने का रिवेन्यू हुआ, कितने की कॉस्ट हुई, इन्हें दोनों को कंपेयर कर लो, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा या फिर लॉस जो भी हुआ है आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस में टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था और फिर जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट लगी है तो वो उसमें से आप माइनस कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था आपका 10 लाख, आपकी टोटल कॉस्ट लगी 8 लाख, तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस कर दिया, हमारा आ गया 2 लाख। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, वी कैलकुलेट notional profit and only a part of it is transferred to profit and loss account depending on how much work is done। तो जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता तो इस केस में हम नोशनल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको नोशनल प्रॉफिट की पूरी डेफिनेशन। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो अमाउंट होता है उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके कि कितना काम हमारा हुआ है। फॉर्मूला इसका होता है हमारा नोशनल प्रॉफिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड प्लस में वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड माइनस में कॉस्ट इनकर्ड। जितनी सर्टिफाइड है जितनी सर्टिफाइड नहीं है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड, देन ट्रांसफर टू P&L बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ कंप्लीशन अ कॉमन रूल। अब फिर उसके बाद P&L में ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किन चीज़ों पर डिपेंड होती है ये सारी चीज़ें, तो 3 पॉइंट्स पर डिपेंड होती है। सबसे पहला, अगर 25% से कम है तो कोई भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर 25% से 50% तक है तो हमारा 1/3 ट्रांसफ़र होगा नोशनल प्रॉफिट का। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे उसे कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सेटिस्फाइड से। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा है तो ट्रांसफ़र होगा हमारा 2/3 और मल्टीप्लाई होगा नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। तो ये फॉर्मूले होंगे हमारे तीनों केस में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 10 लाख रुपीज़ और वर्क सेटिस्फाइड हमारा 5 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड हमारा 50,000। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड है हमारी कितनी, 4 लाख। तो नोशनल प्रॉफिट सबसे पहले हम निकालेंगे, तो 5,50,000 में से सबसे पहले हमने 4 लाख माइनस करें तो हमारा आ गया 1,50,000 जो कि हमारा नोशनल प्रॉफिट। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कितना करेंगे, 2/3, क्योंकि हमारा 50% जो कैश है वो रिसीव हुआ है। तो इसमें मैंने आपको ऊपर भी बताया था अगर 50% है या फिर उससे ज़्यादा है तो हमारा कितना होगा, 2/3 ट्रांसफ़र होगा नोशनल प्रॉफिट का। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया हमने 2/3 इंटू में नोशनल प्रॉफिट इंटू में वर्क जितना भी हमारा सेटिस्फाई हुआ है। ठीक है, जितना भी कैश रिसीव हुआ है डिवाइड करेंगे वर्क सेटिस्फाई से, तो वर्क सेटिस्फाई हमारा 100% हो गया, कैश रिसीव हुआ है हमारा 50%, तो सोल्व करके हमारा आंसर आ गया 50,000। ठीक है, अब देखते हैं तीसरे केस को जिसमें लिखा है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग कंप्लीशन, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीशन पे है, ख़त्म होने वाला है। तो उस केस में क्या करेंगे, इन दिस केस वी कैन एस्टिमेट टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लेंगे एंड ट्रांसफ़र प्रॉफिट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, फिर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो मेथड देखते हैं इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट का। इसमें हमारे 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला, एक प्रॉफिट ट्रांसफर्ड वाला। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस में कॉस्ट इनकर्ड प्लस में एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू में कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट।
एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है 10 लाख और कॉस्ट तुम्हारी लगी है 7 लाख रुपए, ठीक है। एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट तुम्हारी आई है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने लिखा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो था वो लिखा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आता है, माइनस करेंगे उसमें से कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड हुई हमारी 7 लाख, प्लस करेंगे उसमें हम एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट जो कि है 2 लाख। सोल्व आउट करने पे हमारा आंसर आ गया 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफ़र की बात करेंगे हम। प्रॉफिट ट्रांसफ़र में सबसे पहला पॉइंट है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो कि हमारा है कितना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आया, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। कितना निकल के आया, 1 लाख रुपीज़। अब मल्टीप्लाई उसे किससे करेंगे, अभी निकाला है ना हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे उससे कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, कॉस्ट लगी है 7 लाख रुपीज़ की, और डिवाइड करेंगे उससे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से, जो कि हमारी कितनी है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब 10 लाख में से अगर हम 1 लाख माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो उतना हुआ है, तो टोटल हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आई 9 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 7 लाख को 9 लाख से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 777777.78, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बाय अप्लाइंग। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालना है। किन किन मेथड से, पहला है हमारा फ्लक्स मेथड, दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा है सेपरेशन मेथड। अब आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द पेरोल एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ 500 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 600। तो हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर थे वो मंथ के स्टार्टिंग में 500 थे और मंथ के एंड में हमारे कितने हो गए 600। ड्यूरिंग द मंथ 5 वर्कर लेफ्ट, मंथ के दौरान, महीने के दौरान जो हमारे 5 वर्कर थे वो छोड़ के चले गए। 20 वर डिस्चार्ज एंड, और जो 20 थे वो डिस्चार्ज हो गए, एंड 75 वर रिक्रूटेड, 75 और आ गए, भर्ती कर लिए गए। Of those recruited 10 were against the vacancies of those leaving while the rest were engaged for the expansion scheme। उसमें से जो 10 बंदे थे वो उस स्कीम के अगेंस्ट थे, ठीक है, वैकेंसी की स्कीम के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो वो छोड़ के चले गए और बाकी के जो बंदे थे वो बचे रह गए, ठीक है। अब चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दे रखी है हमें वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो मंथ के बिगिनिंग में हमारे कितने थे, मैंने ना इन सारी चीज़ों को समराइज़ करके लिख रखा है, जैसे आपका एक क्वेश्चन है इसे समराइज़ करके लिख दिया गिवन इन्फॉर्मेशन के नाम से। तो वर्कर एट बिगिनिंग ऑफ द मंथ है हमारे 500, वर्कर एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे कितने हैं 600, लेफ्ट द कंपनी 5 छोड़ के गए, डिस्चार्ज हुए हमारे 20, टोटल सेपरेशन कितना हो गया हमारा 5 + 20, जितने मतलब टोटल लिख ले 25 लिख ले। टोटल रिक्रूटेड कितने हुए 75, रिक्रूट अगेंस्ट द वैकेंसी 10, ठीक है, रिक्रूट फॉर एक्सपेंशन 75 आए थे, उसमें से 10 बंदे वैकेंसी के अगेंस्ट थे तो वो छोड़ के चले गए, तो 65 बचे। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर हम निकालें तो हमारे कितने निकल के आ जाएंगे 500 + 600 डिवाइड बाई 2, जो कि है 550, ठीक है। अब हम मेथड के अकॉर्डिंग इनके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फ्लक्स मेथड, फॉर्मूला है उसका नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस में नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू में 100, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेपरेशन जो कि अभी हमने निकाला है 25, वो हमने लिख दिया। 25 में हम प्लस करेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस कितने हुए 10, तो 10 भी लिख दिया प्लस में, डिवाइड में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि अभी हमने निकाला है 550, वो भी लिख दिया। सोल्व करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6.36, ठीक है। उसके बाद दूसरे मेथड को देखते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड। इसका फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई में 100। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमारे कितने थे 10, ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे 550 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आ गया 1.82। आगे थर्ड है हमारा मेथड सेपरेशन मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई में 100। तो नंबर ऑफ सेपरेशन हमारे कितने दे रखे हैं
नंबर ऑफ सेपरेशन कितने दे रखे हैं टोटल 25, ठीक है। इन्हें डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ सेपरेशन से जो कि हमें दे रखे हैं 550 और इनटू करेंगे 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.55%। समझ में आया होगा आपको ये। उसके बाद चलिए हमारा अगला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, इसे देख लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन अ सर्टेन फैक्ट्री। तो जो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, ये रिलेट करती है एक डिपार्टमेंट से जो कि प्रोडक्शन का है एक फैक्ट्री के अंदर। तो आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी है, आपको दे रखा है मटेरियल यूज्ड, कितना मटेरियल यूज़ करा गया है किया गया है, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, हावर और मशीन ऑपरेशन, लेबर हार वर्कड, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर कैरिड आउट इन अ डिपार्टमेंट ड्यूरिंग 2023 द रेलेवेंट डेट वर, कुछ डेट्स दे रखी है, ठीक है, और कुछ और हमें डिटेल दे रखी है, मटेरियल यूज्ड, लेबर आवर्स, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स, ठीक है। उसके बाद मेन ये चीज़ देखते हैं आपको बनाना क्या है। लिखा हुआ है प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट फॉर दिस ऑर्डर बाय यूजिंग फॉलोइंग 3 मेथड ऑफ रिकवरी द ओवरहेड्स। तो कौन कौन से मेथड आपको यूज़ करने हैं, आपको यूज़ करना है डायरेक्ट लेबर हार रेट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट मेथड, मशीन हार रेट मेथड। तो इन मेथड का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने जो ये सारा क्वेश्चन था उसे एक समरी की फॉर्म में लिख लिया है, गिवन करके लिखा है हमने क्या क्या हमें दे रखी है चीज़ें पहले से। मटेरियल यूज्ड जो कि हमें दे रखा है 72,000, डायरेक्ट वेजेस जो हमें दे रखे हैं 60,000, ठीक है। उसके बाद लेबर आवर्स जो कि हमें दे रखे हैं लेबर आवर्स वर्कड जो हमें दे रखे हैं 24,000, मशीन आवर्स दे रखे हैं हमें 20,000, ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 48,000, ठीक है। फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसमें हमें दे रखी है चीज़ें, मटेरियल यूज्ड है करा है हमने 4,000 का, लेबर आवर्स है हमारे 1,650, डायरेक्ट वेजेस है हमारे 3,300 और मशीन आवर्स है हमारे 1,200, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ही मेथड के सहायता से इसके जो आंसर है उसे निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस आपको देखते हुए चलना है, कंसंट्रेशन बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने निकाला डायरेक्ट लेबर आर रेट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी दे रखा है आपका। तो इसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर्स। तो ओवरहेड्स आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं 48,000 जो कि आपको दिख रहे होंगे, उन्हें हम डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स से। तो लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं हमें 24,000, डिवाइड करके आया ₹2 पर लेबर आवर्स। हो गया, कुछ था भाई इसमें, नहीं था ना कुछ भी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर में जाना है, हम दोनों के साथ एक साथ निकालते हुए चल रहे हैं। तो पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें जो लेबर आवर्स थे वो 1650 दे रखे थे, तो जो हमारे ₹2 आया ना उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा ओवर हेड्स फॉर द ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कोस्ट रेट मेथड लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड्स हमें दे रखे हैं 48,000 जो कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा होगा, और डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखे हैं 60,000। इन्हें डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.80 पर ₹1 ऑफ वेजेस, अप्रोक्स इतना आ रहा है 0.80, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट वेजेस उसके कितने दे रखे हैं फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर के 3300, तो 3300 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.80 से, तो इसका भी आंसर आ गया 2640, ठीक है। आसान चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा समझ से चलो, जैसे भी तुम्हें आ रहा है ना वैसे करो, ठीक है। रट्टा मारना है उसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूले का रट्टा मारो, समझना है समझो, लेकिन भाई तुम्हें ये ही करके आना है पेपर में, इसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें करके आनी है, तो 100% तुम पास हो जाओगे। टेंशन लेके मत पढ़ो, ठीक है, आराम से एकदम फ्री होके पढ़ो भाई, मज़ा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे मेथड को, उसमें लिखा हुआ है मशीन हार रेट मेथड, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ओवरहेड्स अपॉन में मशीन आवर्स, ठीक है। तो ओवरहेड्स हमें कितने दे रखे हैं 48,000, तीनों क्वेश्चन में ओवरहेड ऊपर सेम ही आ रहा है, इतना आसान है यार फॉर्मूला याद करना भी, ठीक है। उसके बाद इसमें नीचे क्या चेंज हुआ, मशीन आवर्स आ गए। तो मशीन आवर आपको कितने दे रखे हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन में भाई। मशीन आवर्स आपको दे रखे हैं 20,000। तो
48,000 को हम डिवाइड कर देंगे 20,000 से, तो हमारा आंसर आ गया ₹2.40 पर मशीन आवर्स। ठीक है, यही आया ना। अब हमें क्या करना है, फॉर पर्टिकुलर ऑर्डर में भी देखना है मशीन आवर्स कितने दे रखे 1200। तो जो भी हमारा आंसर है उसे 1200 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1200 मल्टीप्लाई 2.40, तो हमारा कितना आ गया 2880, जो कि हमारे ओवरहेड्स है फॉर द ऑर्डर के। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें, ठीक है, तो हमारे क्या क्या निकल के आ रहे हैं वो, तो लेबर आवर रेट के हमारे मटेरियल यूज हुआ है 4000, लेबर कॉस्ट रेट आया हमारा 4000 और मशीन आवर रेट आया हमारा 4000, तीनों ही मेथड से। डायरेक्ट वेजेस इसमें हमारे 3300, इसमें भी 3300 है और इसमें भी हमारे कितने हैं 3300। ओवरहेड्स बात करें लेबर आवर मेथड की, तो हमारा है 3300 और लेबर कॉस्ट रेट मेथड की ओवरहेड्स की बात करें तो 2640 है। ठीक है, और अगर मशीन आवर रेट की बात करें तो हमारा है 2880। ठीक है, टोटल कॉस्ट को ऐड करके बात करें तो यहाँ पे आ रहा है 10,600, यहाँ पे आ रहा है 9,940 और यहाँ पे आ रही है 10,180। ठीक है, 10,180 आ रही है यहाँ पे। अब आपको ना ये चीज़ें करने की नीचे ज़रूरत नहीं है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया। खाली आपको इन मेथड को लगाना है और यहाँ तक निकालना है आंसर, ये और आपका ये वाला और ये वाला, बस ये चीज़ें करनी है आपको। ये नीचे वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपके समझाने के लिए मैंने लगाया था यहाँ पे। अगला हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायरेक्ट कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन अ जॉब नंबर 121 ऑफ अ कंपनी। तो ये जो सारी डायरेक्ट कॉस्ट है वो इनकर्ड हुई है एक जॉब पे जिसका नंबर है 121। ठीक है, मटेरियल हुआ है यूज 6010 का, डिपार्टमेंट ABC आपको दे रखे हैं, तो 60 आवर्स एट द रेट ₹30 पर आवर्स ए ने यूज़ करा है। ठीक है, बी ने यूज़ करा है 40 आवर्स एट द रेट ₹20 पर आवर, सी ने यूज़ करा है 20 आवर्स एट द रेट ₹50 पर आवर। तो आपको कुछ डिटेल दे रखी है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब 121 एंड कैलकुलेट द प्राइस टू गिव प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द सेलिंग प्राइस। तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट किसकी, जॉब की, और आपको कैलकुलेट करना है प्राइस ताकि प्रॉफिट दे सके 25% सेलिंग प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं, आपको और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएगी। आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको वेजेस लेबर कॉस्ट में कैसे गिवन थी 60 आवर्स। ठीक है, 60 आवर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, 60 आवर्स एट द रेट 30 रुपीज़ पर आवर्स। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 60 आवर्स को मल्टीप्लाई करा 30 से, जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारा आ गया 1800। डिपार्टमेंट बी में हमने 14 आवर्स को मल्टीप्लाई करा 20 से, तो हमारा आ गया 800। और डिपार्टमेंट सी को हमने 20 आवर्स को मल्टीप्लाई करा 50 रुपीज़ से, तो हमारा आ गया 1000। ठीक है, तो टोटल वेजेस हमारे कितने निकल के आए 1800 में प्लस करा हमने 800, फिर प्लस करा हमने 1000, तो हमारा टोटल वेजेस निकल के आए 3600। ठीक है, स्टेप 1 में हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो मटेरियल आपको दे रखा है 6010 का। ठीक है, और उसमें हमने प्लस कर दिया टोटल वेजेस, जो कि हमारे निकल के आए 3600। तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट निकल के आई 9610। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को दिखा दो सबसे पहले मैं आपको। क्वेश्चन में जो आपको ये अमाउंट दे रखा था ना, डिपार्टमेंट ए 15,000 फॉर 1500 लेबर आवर्स, तो हम क्या करेंगे इसमें, इस 15,000 को 1500 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या कितना निकल के आएगा 10 आवर्स। फिर जो आपके ऊपर दे रखी थी ना आपको इंफॉर्मेशन ये वाली, ठीक है, 60 आवर्स, इस 60 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 15,000 को 1500 से डिवाइड करना है, उसके बाद 16 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे नीचे वाले में करेंगे 4000 को 200 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 40 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही करा है हमने यहाँ भी।
15,000 को 1500 से डिवाइड करा, 10 आवर्स आया, फिर 60 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया ₹600। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट बी में भी 4000 को 200 से डिवाइड करा, हमारा आया 20, उसके बाद 40 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 आवर देखो यहाँ भी दे रखा है, तो फिर मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया ₹800। उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट सी में भी ऐसी करा हमने, 12,000 को 300 से डिवाइड करा, फिर जो भी हमारा आंसर आया 40 उसे मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, 20 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 800। तो यहाँ पे हमारे निकल के आ गए वेरिएबल ओवरहेड्स। तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे ऐसे काउंट होते हैं। टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने के लिए हम इन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो 2200 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये 4000 फॉर 200 आवर्स। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर गिवन है हमें 4000 फॉर 200 नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो हमने वही करा, हमने इन दोनों को रेट निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो कि हमारा 20 आवर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी हमें सबसे ऊपर वाली इस वाली स्टेटमेंट में जितने भी आवर्स दे रखे थे 60, 40, 20, इन तीनों आवर्स को ऐड कर लेंगे, मतलब तीनों घंटों को ऐड कर लेंगे जो कि हमारा टोटल आवर्स निकल के आ जाएगा 120 आवर्स। ठीक है, फिर 120 आवर्स को जो कि हमने रेट निकाला है ना 20, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2400। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का। अब स्टेप 4 में हम देखते हैं टोटल जॉब कॉस्ट। अभी सबसे पहले हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकाली जो कि हमारी 9610, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रही। ठीक है, उसके बाद हमने निकाली वेरिएबल ओवरहेड्स जो कि हमारे 2200 थे, और सबसे लास्ट में हमने निकाले फिक्स्ड ओवरहेड जो कि हमारे थे 2400। तो तीनों चीज़ों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगी टोटल जॉब कॉस्ट 14210, मतलब 14,210। फिफ्थ पॉइंट में हम निकालेंगे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस होता है तो हमारा 75% ऑफ द कॉस्ट हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होगा कॉस्ट अपॉन 0.75 हो गया, 75% है अगर हमारा कॉस्ट का तो उसे 0.75 ही लिखते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, कॉस्ट हमारी निकल के आई है 14210, डिवाइड करेंगे 0.75 से, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 18,947। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब का 121 जिसका नंबर है 14,210, और सेलिंग प्राइस का हमारा आया है आंसर जो कि है 25% ऑफ द प्रॉफिट का 18,947। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका मैं आपको करा नहीं रहा, खाली मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस अकाउंट कभी कभार बनाने के लिए आ जाता है, तो आपको बेसिकली खाली फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखो, अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन की हर एक एडजस्टमेंट को प्रॉपरली देखो। बस अगर आपको अब उसका फॉर्मेट भी पता होगा ना और चीज़ें भी डाल के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, और आपके पास उतना ही टाइम है अभी के लिए। तो इसलिए मैं जो मेन क्वेश्चन है उनके फॉर्मेट भी बता रहा हूँ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसका खाली फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्रोसेस अकाउंट का हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले आ जाती है हमारी डेबिट साइड बेसिक मटेरियल, उसके बाद आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ जाती है डायरेक्ट लेबर, फिर आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर 2 प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर 2 कॉस्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, फिर आ जाते हैं हमारे 2 एबनॉर्मल गेन। ठीक है, अगर गेन होगा जैसे प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में अगर गेन होता है तो इधर की साइड आता है ना, तो वो ये बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में आ रखा है हमारा नॉर्मल लॉस 1, ये 1 इसलिए डाल रखा है क्योंकि नॉर्मल लॉस हम वर्किंग नोट्स के अंदर निकालेंगे। उसके बाद दे रखा है हमें बाय एबनॉर्मल लॉस 2, ये भी हम वर्किंग नोट के अंदर निकालेंगे। फिर दे रखा है बाय प्रोसेस सेकंड, ठीक है, ये भी हम जो प्रोसेस का जो सेकंड अकाउंट है उसे भी वर्किंग नोट से निकालेंगे। उसके बाद है हमारा बाय प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस फर्स्ट स्टॉक। ठीक है, तो ये भी हमारा अमाउंट आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद है बाय P&L आउटपुट स्कोर, जो भी मतलब ये फॉर्मेट आपको दे रखा है ना, आपको इसके अकॉर्डिंग बस चीज़ें डाल देनी है। और जो भी ये अंदर चीज़ें आ रखी है ना,
कुछ जो कुछ चीज़ें होंगी वो तो आपको डायरेक्ट दे रखी होंगी, जो कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी वो आपको इन फॉर्मूले की हेल्प से निकालनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल लॉस का भी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का भी मैंने फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे, तो आप इन्हें देख सकते हो। प्रोसेस सेकंड अकाउंट का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट का जो यहाँ पे मैं बोल रहा था उसका भी फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। पीएनएल आउटपुट सोल्ड का भी फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। एबनॉर्मल गेन निकालने का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला प्रॉपरली लिख रखा है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। फिर इन्हें कॉपी में नोट डाउन करके इसके फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेना और इनके फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, ताकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वर्किंग नोट निकालो और फिर उनकी वैल्यू को यहाँ पर डाल देना, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रोसेस अकाउंट के अंदर ना ये 3 अकाउंट और आ जाते हैं। कौन सा? नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और तीसरा आता है हमारा एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में बेसिकली कुछ नहीं होता, टू प्रोसेस करके यहाँ अमाउंट आ जाता है, बाय बैंक बाय एबनॉर्मल गेन करके यहाँ पे अमाउंट आ जाता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको फिर भी फॉर्मेट खाली बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आ जाता है बाय चांस तो आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सको। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बस यहाँ पे बाय कोस्टिंग पीएनएल आ जाएगा, ठीक है। मतलब एबनॉर्मल लॉस का जो भी तुम्हारा अमाउंट गया वो ट्रांसफ़र कर दोगे तुम यहाँ पे, जो प्रोसेस अकाउंट में अमाउंट गया है ना वो यहाँ पे तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट में भी यही सारी चीज़ें हैं, बस प्रोसेस तुम्हारा इधर की साइड चले जाएगा और नॉर्मल लॉस तुम्हारा यहाँ जाएगा और कोस्टिंग एंड पीएनएल यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको खाली फॉर्मेट बता रहा हूँ ओवरऑल व्यू के लिए, ठीक है। नॉर्मल लॉस मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, ऊपर मैंने इनकी जो सारी डेफिनेशन है वो डिस्कस कर दी थी। अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने और ईजी वे में लिख रखी है, ठीक है। अब आते हैं अब अपने मेन क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में, ठीक है, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उसके साथ बैलेंस शीट का भी आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हमारा ये कुछ फॉर्मेट होता है। तो डेबिट साइड हमारे आते हैं टू मटेरियल इशू टू साइट, टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डेप्रिसिएशन, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, टू कोस्टिंग, टू नोशनल प्रॉफिट, जो कि आपका बैलेंसिंग करके लिख लेगा। क्रेडिट साइड आपके आ जाएंगे बाय मटेरियल एट साइट, बाय स्टोर लेजर, बाय बैंक, बाय कोस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल जाएगी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आपको अमाउंट ना क्वेश्चन के अंदर दे रखे होते हैं, आपको बस पुट करने हैं, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। कितना भी आप जितना भी सोचते हो ना, ये इतना भी टफ पेपर नहीं आता, पेपर काफ़ी ज़्यादा सिंपल आता है। अगर आपको फॉर्मेट भी पता होगा तो आप वैल्यू डाल के भी नंबर ला सकते हो। बैलेंस शीट का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डिस्कस करा है आपके साथ, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जब नोट्स परचेज करोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर है, आपको याद करके जानी है ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैं कितना भी इन्हें समझा लूँ आपके समझ नहीं आएगी ये फॉर्मेट जब तक आप इन्हें खुद याद नहीं करोगे। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू, मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आ जाएगी? बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगी। अब मैंने इसका ना एग्जाम्पल भी दे रखा है एक, कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। तो देखो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये आपको। जैसे क्वेश्चन आ रखा है, मॉडर्न कॉन्ट्रैक्टर्स हैव अंडरटेकिंग द फॉलोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन 1 जनवरी 2015। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया, कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी, ठीक है। तो मटेरियल सेंड टू साइट्स 85,349, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ए का ये अमाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट बी का है 73,267, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको सारे अमाउंट दे रखे हैं, और आपको मेनली बनाना क्या है इसमें? मेनली आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। तो चीज़ें कुछ नहीं करना भाई, डायरेक्ट डालनी है। देखो, टू मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल सेंड टू साइट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था? 85,349 डाल दी, ठीक है, डाल दिया ना, और कुछ नहीं करना। और बी का आपको कितना दे रखा है? 73,267, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ए का अलग अकाउंट बनाओ, बी का अलग अकाउंट बनाओ, ठीक है। ए का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मैंने अलग बनाया, फॉर्मेट को देख के वैल्यू डाल देना बस खाली, और फिर बैलेंस करके प्रॉफिट और लॉस निकाल देना। बैलेंस करना तो आपको आता होगा, 11th-12th में आपने करी भी होगी, ठीक है। ए का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, ठीक है, बी का अलग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, और सबसे एट द एंड आपको बैलेंस शीट बना देनी है,
ठीक है। बैलेंस शीट में भी फॉर्मेट देख लेना, जो जो चीज़ें जा रही है वो डाल देना, ठीक है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या जो भी बच्चे नोट्स परचेज करेंगे क्वेश्चन एक बार इसे देख के चले जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, या फिर मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट। इसका भी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास भाई देखो इतना टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि भैया आप एक एक करके सारी चीज़ों को समझाओ, तो भाई इतना टाइम नहीं है अभी आपके पास। अब आपके पास इतना ही टाइम है कि आप सारी चीज़ों के फॉर्मेट को अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर जाएगी, बस उस चीज़ों को नोट कर लो। क्योंकि पेपर में अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखो सारी एडजस्टमेंट को तो नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो 2 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होगा तो आप चीज़ों को तो डाल दोगे, और चीज़ों को डालने के भी अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर बनाने को बोले तो उसका फॉर्मेट हमारा ये होता है। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो आपको दे रखी है उसमें ऐड कर देंगे आप ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, फिर या फिर ऐड करोगे आप ओवर वैल्यूएशन, और फिर थर्ड नंबर पे आप ऐड करोगे अंडर वैल्यूएशन, फोर्थ नंबर पे ऐड करोगे फाइनेंशियल इनकम, फिफ्थ नंबर पे ऐड करोगे आप आइटम चार्ज ओनली इन कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। और लेस आप क्या क्या करोगे, अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, प्योरली फाइनेंस चार्जेस। तो ये हमारा फॉर्मेट किसका है, अगर आपको बोले रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाने के लिए तो उसका फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट हमारा ये होगा, टू लो डेबिट साइड हमारा रहेंगे टू लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस, टू अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब प्रॉफिट और लॉस की तरह ही है। यहाँ पे सारे लॉसेज आ जाएंगे, यहाँ पे सारे इनकम और गेंस आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इसका भी आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2012 द प्रॉफिट ऑफ द ABC, ये आपको डिटेल दे रखी है। तो इसमें आपको क्या बनाने के लिए बोला है, इसमें बेसिकली आपको बनाने के लिए बोल दिया रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, इनके अकॉर्डिंग आपको बनानी है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसे लिख लिया। देखो ये आपको दे रखा है ना 33,248। मैंने बोला है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन में चीज़ें पहले से ही दे रखी है, आपको ऐड करना है आपको स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक का हम डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है। स्टॉक का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऐड करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा किस किस का होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो, एक तो आपको एडजस्टमेंट में भी दे रखा है, ठीक है, और एक आपको जो भी आपकी ये बैलेंस शीट दे रखी है उसके अंदर भी दे रखा है। तो दोनों में से तो जाएगा एक ही, तो हमने क्या करा, दोनों का डिफरेंस कर लिया। तो 1,54,892 में से माइनस कर दिया हमने 1,50,242, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हमने यहाँ डाल दिया। चीज़ें बहुत आसान है, बस आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उन्हें कठिन बना रखा है, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स। अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने के लिए हमने 2 अमाउंटों को माइनस करा है। कौन कौन से अमाउंटों को माइनस करा है मैं आपको अभी बता देता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 41,652 जो कि हमारा कहाँ पे है, ये रहा देखो, ठीक है। इसमें से 41,652 में से हमने क्या माइनस करा है, 38,138 जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके इनका डिफरेंस हमने इस वाली कॉलम में लिख दिया। कुछ प्लस माइनस करके बस आपको डिफरेंस वैल्यू करके डालनी है, खाली फॉर्मेट देख के चले जाओ, हो जाएगा काम भाई, ठीक है। इतनी ज़्यादा कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं आएगी, और अगर बाय चांस आ भी गई तो उन्हें देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करो। अभी आप ऊपर से सारी चीज़ें कवर करके जाओ। दूसरा मैंने इसमें क्वेश्चन आपको उसका भी दे रखा है, मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट का, ठीक है।
इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,50,000, ठीक है, और डिटेल आपको कुछ दे रखी है। इनके अकॉर्डिंग आपको क्या बना के देना है, मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट, ठीक है, आपको मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट क्या करना है, बनाना है। तो बस जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देना। जैसे सबसे पहले आपको क्या बोला है, इसमें प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 का, तो वो डाल दिया मैंने, ठीक है, प्रॉफिट दे रखा था 1,50,000 का, वो मैंने डाल दिया, और जो भी सारी चीज़ें दे रखी है वो भी डाल दूंगा, बस ख़त्म हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर जब आप नोट परचेज करोगे तो वैल्यू मैच कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है हमारा ये मेन क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपने अपनी 11th और 12th क्लास में भी देखा होगा, आई थिंक नहीं भी देखा हो तो मैं अभी समझा देता हूँ। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ये मेथड क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो आपके जो बिज़नेस है उसकी सबसे पहली डेट दे रखी है 1 जनवरी 2022, तो उसमें आपके बिज़नेस के पास कुछ भी नहीं है, नील पड़ा हुआ है वो। 2 तारीख में आपके बिज़नेस ने परचेज़ करी 100 यूनिट्स 15 रुपये के अकॉर्डिंग, मतलब 15 की एक और 100 यूनिट्स परचेज़ करी है, ठीक है। 14 तारीख में आपके बिज़नेस ने उसमें से 50 यूनिट बेच दी। 18 तारीख में आपके बिज़नेस ने 200 यूनिट और परचेज़ करी 20 रुपये के अकॉर्डिंग। 20 तारीख में उसमें से 100 यूनिट दोबारा बेच दी। 25 तारीख में उसमें से 100 यूनिट दोबारा बेच दी। 26 तारीख में आपके बिज़नेस ने परचेज़ करी 150 यूनिट 25 की एक के अकॉर्डिंग, ठीक है। 28 तारीख में आपके बिज़नेस ने उसमें से 100 बेच दी, 100 यूनिट मार्केट के अंदर बेच दी। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का होता है, सबसे पहले आती है आपकी डेट, उसके बाद आती है आपकी रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर 3 लाइन आ जाएगी, ठीक है, QRV, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। फिर इशू आ जाता है, इसमें भी 3 लाइन, और बैलेंस में भी 3 लाइन, QRV फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। तो 2 तारीख में आपके पास रिसिप्ट आई, क्योंकि 1 तारीख की तो कोई एंट्री होगी नहीं, नील है। 2 तारीख में आपके पास रिसिप्ट आई, मतलब आपने परचेज़ करा आइटम, 100 रुपये का आइटम करा आपने 15 के अकॉर्डिंग, तो आपने टोटल कितना आइटम परचेज़ करा, 1500 रुपये का। तो इसको हम बैलेंस में डाल देंगे, ठीक है, बैलेंस हमारे पास इतना है। जूम कर लेता हूँ मैं और थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 तारीख में आपके बिज़नेस ने जो आपने 100 यूनिट परचेज़ करी थी ना, उसमें से 50 यूनिट बेच दी, मतलब इशू कर दी। 50 यूनिट बेचे, कितने रुपए के अकॉर्डिंग बेचेंगे भाई, 100 में जब 15 के अकॉर्डिंग खरीदी थी तो बेचेंगे भी 50 में 15 के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। मतलब 750, 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना जाएगा, 750, ठीक है। तो अब 100 यूनिट में से 50 यूनिट आपकी बिच गई, तो बैलेंस में कितनी बचेगी, 50, 15 के अकॉर्डिंग, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, जो कि हमारा आ जाएगा 750। समझ में आ रहा है। उसके बाद 18 तारीख में आपके बिजनेस ने दोबारा परचेज करी 200 यूनिट 20 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4000, ठीक है। तो बिजनेस के पास बैलेंस में 50 यूनिट तो पहले से ही पड़ी थी, उन्हें दोबारा लिख देंगे, जिसके 750 रुपये है, और जो अब परचेज करी है उन्हें दोबारा नीचे लिख देंगे, जो कि हमारी है 220 के अकॉर्डिंग, जो कि हो गए 4000 रुपये। फिर 20 तारीख में ये चीज़ आपको देखने वाली है। 20 तारीख में आपके बिजनेस ने इशू करे 100 यूनिट, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये बोलेंगे कि इस 200 वाली में से भैया सारे दे दो, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। आपको 100 यूनिट मार्केट के अंदर बेचनी है ना, तो 50 यूनिट इसमें से बेचोगे और 50 यूनिट इसमें से बेचोगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान के अंदर पहले ये वाला माल आया था, उसके बाद ये वाला माल आया। मेथड भी हमारा ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले माल आ रखा है उसमें से बेचेगा। तो पहले में से 50 बेच दिए, 50 15 के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 750, ठीक है। उसके बाद 200 वाले में से भी 50 बेच दिए, 50 20 के अकॉर्डिंग 1000, 20 के अकॉर्डिंग आया था ना। तो ऊपर वाले 50 तो कट गए पूरे, नीचे वाले 200 में से 50 यूनिट और गई तो 150 बची। तो बैलेंस में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा, 150 इंटू में 20 और 3000, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ने दोबारा 100 यूनिट इशू कर दी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो
अब 150 बची थी, 150 में से 100 यूनिट इशू कर दी 20 के अकॉर्डिंग, 2000 हो गए। 150 में से 100 गए तो 50 बचे, 50 यूनिट हमारी बैलेंस में आ गई। ठीक है, 20 के अकॉर्डिंग 50 यूनिट किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारी, 20 के अकॉर्डिंग आ जाएगी, क्योंकि 20 के अकॉर्डिंग ही था ऊपर भी अमाउंट। 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस के पास कितनी यूनिट बची हुई है, 50 यूनिट बची हुई है, 20 के अकॉर्डिंग 1000। 26 तारीख में बिजनेस ने दोबारा परचेज करी 150 यूनिट 25 के हिसाब से, जिसके पैसे हो गए 3750। 50 यूनिट बिजनेस के पास पहले से ही पड़ी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस ने 150 यूनिट खरीदी है। ठीक है, 25 के हिसाब से, जिसके पैसे हो गए हमारे 3750। और बिजनेस के पास 50 यूनिट पहले से ही पड़ी हुई थी, उन्हें लिखेंगे। उसके बाद जो अब ये नहीं खरीदी है 150 25 के अकॉर्डिंग, फिर उन्हें लिखेंगे। लिख दिए। उसके बाद 28 तारीख में जो हमारा बिजनेस है उसने 100 यूनिट दोबारा इशू कर दी, तो 50 इसमें से बेचेंगे हम। 50 यूनिट 20 के अकॉर्डिंग 1000 हो गए, और 50 नीचे वाली में से बेचेंगे 150 में से। तो 150 में से 50 बेच दिए, 25 के अकॉर्डिंग 125 हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी यूनिट बची, हमारे पास बची 100 यूनिट 25 के अकॉर्डिंग, जिनके अमाउंट आ जाएगा हमारा 2500। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाता है एक तरीके से, मतलब जो बिजनेस के अंदर अमाउंट बच गया है। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके अच्छे से समझो। दूसरा हमारा टॉपिक है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी बिल्कुल आपको इसको तरह ही करना है, फॉर्मेट इसकी तरह ही बनाना है, सेम टू सेम। बस इसमें क्या चीज़ करनी है, जैसे इसमें जब मैंने इशू करा था, मैंने 100 यूनिट मार्केट के अंदर बेची थी। ठीक है, तो मुझे बेचनी थी 100 यूनिट मार्केट के अंदर, तो मैंने 50 इसमें से ली क्योंकि ये पहले माल आया था, और बाकी की 50 इसमें से ली क्योंकि ये उसके बाद आया था। लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट वाले में हम क्या करेंगे, पूरी 100 की 100 इसमें से ले लेंगे। ठीक है, मतलब जो लास्ट में से आया ना मार्केट के अंदर, उसमें से सामान पहले जाएगा। तो बस ये चीज़ आपको करनी है, और बाकी सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा सेम फॉर्मेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज मेथड के बारे में। उसमें भी हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन उसमें ना हर बार जो तुम्हारा ये रेट होता है ना, जिस पर तुम मार्केट के अंदर चीज़ें बेचते हो या फिर ख़रीदते हो, जैसे ये 15 100 पे 100 यूनिट खरीदी आपने, 15 के अकॉर्डिंग 1500 हो गए। ठीक है, आपने 200 यूनिट खरीदी, 20 के अकॉर्डिंग 4000 हो गए। तो जो ये रेट है ये ना हर बार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज में जैसे 1 मार्च को ना आपके बिजनेस ने 200 यूनिट खरीदी है 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए, 10,000 रुपीज़ हो गए टोटल बैलेंस में, यही आएगा। मार्च 3 में आपके बिजनेस ने उसमें से 1500 यूनिट क्या कर दी, इशू कर दी। ठीक है, तो अब 2000 में से 1500 यूनिट इशू कर दी, तो 750 हमारी ये उसमें चले जाएगी इशू में, और बैलेंस में हमारे कितना अमाउंट चले जाएगा 500, और इनटू में हम क्या करेंगे, वही अमाउंट जिससे हमने खरीदी थी 5 से। यहाँ तक तो सेम चीज़ें चल रही है। लेकिन अब जब हम दोबारा परचेज करते हैं, हमारे बिजनेस के पास पहले कितनी यूनिट पड़ी हुई थी, अब 2000 में से हमने 1500 यूनिट इशू कर दी थी, तो 500 यूनिट पड़ी हुई थी। ठीक है, हमारे बिजनेस ने 4500 यूनिट और परचेज कर ली, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई 5000। तो अब हम अलग अलग अमाउंट नहीं दिखाएंगे, जैसे हम फीफो में दिखा रहे थे कि हमने जैसे 5000 की यूनिट परचेज करी थी, टोटल जो 500 का, मतलब जो टोटल हमारा 500 का यूनिट हमने परचेज करी है, कितने के रेट के अकॉर्डिंग, 5 रेट के अकॉर्डिंग, 5 रुपये के अकॉर्डिंग। तो 5 रुपीज़ को हम 500 से मल्टीप्लाई करके 7500 ला रहे थे। ठीक है, तो और जो नई मार्केट के अंदर हम परचेज़ करते हैं यूनिट्स, उनका हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने 4500 यूनिट परचेज़ करी, जितने भी रेट के अकॉर्डिंग परचेज़ करी वो करके लिख देते थे उसके नीचे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं करना, इस केस में एक ही एंट्री जाएगी एक ही अमाउंट से। ठीक है, कैसे जाएगी, क्या करना है आपको, बेसिकली आपको दोनों यूनिट को प्लस कर देना है, जो आपके पास पुरानी पड़ी है और जो नई आपने खरीदी है। तो कितनी है हमारी 5000 यूनिट टोटल हो गई। पुरानी यूनिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट से, तो वो अमाउंट लिख देना है, और नई यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेट से, तो वो अमाउंट लिख देना है। 500 को मल्टीप्लाई करा हमने 5 से, ठीक है,
500 को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से तो हमारा 2500 आ गया, और 4500 की यूनिट हमने खरीदी है 6 रुपये की, ठीक है। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 27000। अब इनकी टोटल वैल्यू को भी ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब इसमें ना हमें एवरेज प्राइस निकालना है। अब टोटल यूनिट को और टोटल वैल्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देना है, और जो भी वैल्यू आएगी वो होगा तुम्हारा न्यू रेट। जैसे यहाँ पे आई 5.9, तो जो तुम्हारी नई एंट्री जाएगी ना बैलेंस में परचेज करने के बाद, वो समथिंग कुछ इस तरीके से जाएगी कि आपने टोटल 29500 परचेज करी है, ठीक है। टोटल नहीं ऐसे नहीं जाएगी, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। टोटल आपने 5000 यूनिट परचेज करी है, कितने की? 5.9 रेट से, और वैल्यू में आपका अमाउंट जाएगा 29500। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है हमारा। अब थ्योरी का भी कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला है हमारा व्हाट आर इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। तो इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट किसे कहते हैं? दीज आर कॉस्ट अ बिजनेस पे फॉर बोरोइंग मनी और यूजिंग फाइनेंशियल सर्विस। जब बिजनेस उधार लेता है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करता है किसी और की, तो जो अमाउंट वो पे करता है उसे कहते हैं हम इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। एलोकेशन किसे कहते हैं? अपोर्शनमेंट गिविंग टू फुल ओवरहेड टू वन डिपार्टमेंट। अब जब हम एक डिपार्टमेंट को सारी पावर्स दे देते हैं तो उसे एलोकेशन बोलते हैं। अपोर्शन किसे कहते हैं? डिवाइडिंग ओवरहेड अमंग मल्टीपल डिपार्टमेंट। जब हम ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे अपोर्शनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ डिफरेंस भी आ जाते हैं हमारे, तो मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें याद भी रखनी है। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का डिफरेंस जैसे पूछे तो आप मीनिंग आपको पता होगी तो आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हो। रिकॉर्डिंग द टोटल टाइम एन एम्प्लॉय इज प्रेजेंट एट वर्क। काम के टाइम जो भी उसके वर्किंग आवर थे, तो उसका जो टोटल टाइम वो प्रेजेंट रहा है काम करते हुए जो एम्प्लॉय है हमारा, तो वो हमारा रिकॉर्ड होता है टाइम कीपिंग के अंदर। टाइम बुकिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब और टास्क बाय द एम्प्लॉय। हर एक जॉब पे, हर एक टास्क पे जो भी उसने टाइम स्पेंड करा है वो आता है हमारा टाइम बुकिंग के अंदर। जॉब कोस्टिंग यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्मॉल जॉब और ऑर्डर। ये जो जॉब कोस्टिंग है इसका इस्तेमाल करा जाता है फाइंड करने के लिए कॉस्ट किसकी? स्मॉल जॉब्स की और स्मॉल ऑर्डर्स की। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होती है हमारी यूज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट। जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज नोशनल प्रॉफिट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि नोशनल प्रॉफिट का एक प्रैक्टिकल आया था ना क्वेश्चन, कि मैं आपको आगे बताऊंगा। नोशनल प्रॉफिट इज द टेम्पररी और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्प्लीट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसमें एक टेम्पररी जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है ना, वो हमारा नोशनल प्रॉफिट होता है। इट शो द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड कॉस्ट ऑफ वर्क डन। तो ये हमें डिफरेंस शो करता है वैल्यू ऑफ वर्क डन की और कॉस्ट ऑफ वर्क डन की। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच प्रॉफिट कैन बी सेफली ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर। ये हमें मेनली ये बताता है कि काम ख़त्म होने से पहले कितना जो हमारा प्रॉफिट है वो सेफली ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज अ मेथड यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जो कि अकाउंटिंग के अंदर यूज़ करा जाता है कैलकुलेट करने के लिए फुल्ली कंप्लीटेड यूनिट्स को, ठीक है। दैट कुड हैव बीन मेड विद द अमाउंट ऑफ वर्क एक्चुअली डन और पार्शली कंप्लीटेड यूनिट इन प्रोसेस। मतलब जो यूनिट कंप्लीट हुई है प्रोडक्शन के दौरान, उन यूनिट्स को कैलकुलेट करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करा जाता है वो मेथड है हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। What is ABC analysis in cost accounting? In cost accounting, ABC analysis or activity based costing is a method allocating overhead cost to produce product or services. तो जो ABC एनालिसिस है वो तुम्हारा एक तरीके से ऐसी एनालिसिस होती है जो कि बेस्ड होती है कोस्टिंग, ठीक है। एक तरीके से ऐसा मेथड है जिसके थ्रू तुम सारी जो कॉस्ट होती है ओवरहेड्स की उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि खर्च हुई है किसके ऊपर? प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर।
ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि जो तुम्हारी कॉस्ट है ओवरहेड की वो कितनी आई है प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी आ जाते हैं, जैसे आइडेंटिफाई एक्टिविटी, एक्टिविटी को अच्छे से आइडेंटिफाई करना, कॉस्ट को अलोकेशन करना, मतलब कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल करना, प्रोडक्ट कॉस्ट असाइनमेंट, हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट असाइनमेंट करना। ठीक है, आगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, जिसमें हमें एक्स अकाउंट के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग करंट पीरियड, फिनिश्ड आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द पीरियड। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीफो मेथड एंड प्रिपेयर प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो आपको फीफो मेथड का यूज़ करके इसे सोल्व आउट करना है और एक्स अकाउंट को भी बनाना है। आंसर में हमने सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना, उन्हें एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा है। जैसे देखते हैं उसे, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमें गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वो काम जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है, उसका ओपनिंग जो कि 30% कंप्लीट हुआ है, वो है हमारा 200 यूनिट एट द रेट 640। ठीक है, यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड इंट्रोड्यूस करी गई है वो है हमारी 1000 यूनिट। फिनिश्ड आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस वाई, जो भी फिनिश्ड आउटपुट जो कि ट्रांसफ़र करा जाएगा वाई के अकाउंट में, वो है हमारा 1100 यूनिट। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारा, जो कि 40% कंप्लीट हुआ है, वो है हमारा 100 यूनिट। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वो है हमारी 9000। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीफो मेथड। क्या करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 यूनिट 30% कंप्लीटेड। अब सिंपल सी बात है भाई, ओपनिंग में उन्होंने बोला है कि जो हमारा काम है ना वो 30% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बचा कितना रिमेनिंग, 70% बचा ना। तो हम क्या करेंगे, 200 यूनिट को 70% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 140 यूनिट। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी हमारी फिनिश्ड आउटपुट जो कि हमें ट्रांसफ़र करना है वाई के, उसमें उन यूनिट्स को लिख लेंगे जो कि हमारी कितनी है 1100। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब इसमें से जितनी कंप्लीट हो गई है उन्हें माइनस कर देंगे। अब 1100 में से हम 200 माइनस कर देंगे क्योंकि 200 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 900 यूनिट। तो हमारी जो इक्विवेलेंट यूनिट हुई वो हमारी हुई 900 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमारी जो 100 यूनिट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था ना, उसकी जो 100 यूनिट्स है उसमें से 40% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट यूनिट लिखेंगे, फिर 100 का 40% निकाल लेंगे तो हमारा 40 यूनिट निकल के आ जाएगा। अब जितनी भी हमारी ये यूनिट्स आई है हम इन सबको ऐड कर देंगे, 140, ठीक है, प्लस में 900 प्लस में 40, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1080। ये हमारी क्या निकल के आई, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, ओनली करंट पीरियड इज यूज्ड, इसमें मेनली हमें ना करंट पीरियड का यूज़ करना है। करंट कॉस्ट हमारी कितनी है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, करंट कॉस्ट हमें दे रखी है 9000। ठीक है, करंट कॉस्ट हमें 9000 दे रखी है और जो हमारी इक्विवेलेंट यूनिट है वो हमारी कितनी निकल के आई 1080। ठीक है, अब हम करंट कॉस्ट को अगर इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकल के आ जाती है, जो कि निकल के आई है 8.33 अप्रोक्स। ठीक है, स्टेप 3 में प्रोसेस एक्स अकाउंट लिखना है हमें। ठीक है, जो भी हमारी कॉस्ट है उन्हें देखना है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें 640 गिवन है पहले से ही। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो हम जो हमारी 140 यूनिट दे रखी है ना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी ये 140 यूनिट है जो हमने निकाली है, उसे जो हमारा रेट निकल के आया ना, ये कुछ परसेंट में, ठीक है, ये यूनिट निकल के आई है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 140 यूनिट को अगर हम 8.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1166.20। उसके बाद हम दूसरी यूनिट के साथ भी ऐसी सेम चीज़ करेंगे। जैसे हमने जो ऊपर यूनिट निकाली थी ना 900 यूनिट, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8.33 से। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया 7497। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या और चीज़ की बनती है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो कि 40% कंप्लीटेड थी, वो भी हमने यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, तो
उस 40 यूनिट को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.333 से, तो हमारा आ जाएगा 333.20। उसके बाद हम एक्स का प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, जिसमें डेबिट साइड तो चले जाएगी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। यूनिट हमारी कितनी है 200, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूनिट हमारी थी 200, ठीक है, और उसका अमाउंट कितना गिवन था ₹640, तो यही हमें गिवन था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो कॉस्ट हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट इनकर्ड हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो भी कितनी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वो हमें गिवन थी 9000, ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दी अमाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में भी डाल सकते हो आप चीज़ें। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो हमने निकाला था, ठीक है, वो कितना था हमारा 333.20, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हम इन्हें बैलेंस करेंगे तो हमारा यहाँ का भी अमाउंट निकल के आ जाएगा कि हमें कितना ट्रांसफ़र करना है वाई के अकाउंट में, ठीक है। और फिर टोटल कर देंगे दोनों साइड का, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 9.636.40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको नोट्स को परचेज करना है, और नोट्स का कम प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि सारे बच्चे अच्छे से परचेज कर सके और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सके, ठीक है। नोट्स को परचेज करने के बाद आपको सारी चीज़ें दोबारा ओवरव्यू करनी है। जो भी क्वेश्चन मैंने समझाया है उन्हें और अच्छे से समझना है। उनकी जो डेफिनेशंस है, जैसे जो हमारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, उनकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। उनके जो की पॉइंट है कम से कम उन्हें याद रखने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में अच्छे से फॉर्मेट को देखो कि किस फॉर्मेट में चीज़ें चल रही है, उन्हें अच्छे से समझो, ठीक है। तो नोट्स को परचेज करके अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो और पेपर में फोड़ के आओ, तबाही मचा के आ जाओ एकदम से पेपर में। तो एट दी एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये भी नहीं पता कि यार पेपर किस चीज़ का है और उसने अभी तक अपनी तैयारी शुरू भी नहीं करी। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर मोहित ठाकुर के नाम से, आप इसे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं अपनी इंस्टा आईडी पर देता हूँ। तो आप इसे जाके फॉलो कर सकते हो और नोटिफिकेशन सबसे पहले ले सकते हो, जिससे कि आपको पता चल सके कि वीडियो किस एग्जैक्ट टाइम पर आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, जब तक बाय बाय।